यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टेइंग एट होम, enjoying डिलीशियस डिशेस, राइट? स्टडी भी कर रहे हैं तो बस इंजॉय इंजॉय हो रहा है। वैसे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के स्टेटस देख रहा हूँ, इंजॉय ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मुझे एक्सक्लूड कर देंगे स्टेटस में से। व्हाट्सएप स्टेटस में डांस कर रहा है कोई टिकटॉक बना रहा है, मतलब व्हाट, समझ नहीं पा रहा हूँ। बोर्ड क्लास में हो गए तुम ये काम कर रहे हो। अगर तुम्हें टाइम मिलता है, एक बार तुमने लेक्चर देख लिया, तुम्हें समझ आ गया, एक बार वो देख लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर खुद उसको रिवाइज कर लो, रफ नोटबुक में करके देख लो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढ लो, तो उन क्वेश्चन को करो। तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, फिर स्टेटस डाल रहे हैं। ठीक है, डालो, करो, एंजॉय करो, इट्स ओके, बट मुझे रिजल्ट दे देना एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। जब लास्ट टाइम आएगा, बोर्ड का एग्जाम होंगे, तो मुझे रिजल्ट चाहिए। उससे पहले ही जैसे स्कूल ओपन होंगे तो ऐसे ऐसे 3-4 दिन हमने टेस्ट 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 लेने हैं, बिकॉज हमारा सिलेबस ऑलरेडी फास्ट है थोड़ा सा। तो अब हमें क्या करना है कि स्कूल में जाकर कोई सिलेबस करवाने की टेंशन नहीं रहेगी इतनी ज़्यादा, बस टेस्ट लेने हैं। तुम्हारे 4-5 दिन लगातार टेस्ट होंगे, उसमें फिर देखेंगे कि क्या रहता है। फिर तुम्हारी टिकटॉक अच्छे से बनाएंगे, अच्छे अच्छे डांस करवाएंगे, नवे नवे स्टेप से सिखाऊंगा फिर तुम्हें। ठीक है, डायरेक्टर मैं होऊंगा, एक्टर तुम होना। ओके फाइन, एक्सेप्ट है ना चैलेंज सबको? ओके, तो ये टेस्ट चैलेंज है जो हम सबको एक्सेप्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज से। जो स्टार्ट करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है। कल मैंने तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, कल मैंने रजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, इसमें क्या देखना होता है, ये एनर्जी से रिलेटेड लॉ है, क्योंकि ये एनर्जी की ही यूनिट है। ये जो यूनिट है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब मेरी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसको कैलकुलेट। मान लो मैंने एक फैन ऑन किया, मैंने टीवी ऑन किया, मैंने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन किया हुआ है, हाउ मच इट इज कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम जूल्स लॉ की हेल्प ले लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो स्टार्ट करते हैं जूल्स लॉ को। ये एक डेरिवेशन है बेटा, स्टार्ट करना है इसको। बाद में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इसकी वजह से नोट्स मिले हुए हैं, लेकिन नोट्स में अगर समझ नहीं आ रही तो यहाँ से इजी वे भी देख सकते हो, थोड़ा सा वो नोट्स फॉर्म है। एज वी नो, बाकी तो तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, डेरिवेशन दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। एज वी नो, हम क्या जानते हैं? मेरे हिसाब से हम जानते हैं पोटेंशियल, कि जो V है वो क्या है, वहाँ पे एनर्जी छुपी होती है। देखो W/Q यही है। तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा, V × Q। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज को कहाँ से लेकर आए? नाउ अगेन एज यू नो, सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। करंट इज इक्वल टू Q/T। तो Q आ जाएगा बेटा यहाँ से I × T। अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ तो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या बन जाएगा? वर्क। वर्क क्या मतलब है? वर्क का मतलब एनर्जी। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो वर्क मींस एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू V एज इट इज, Q की जगह आ जाएगा IT। फॉर्मूला बन गया, ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। इसको बहुत तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको हम एनर्जी भी बोलेंगे बेटा, ये एनर्जी का भी फॉर्मूला यही रहेगा। एनर्जी को U से लिख लो या E से लिख लो, ज़्यादातर U से लिखते हैं। तो W का जो वर्क का फॉर्मूला है VIT। तो अच्छे से देखना, अब इसके कुछ और आगे स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स नहीं है, फॉर्मूलाज के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग करंट पर, टाइम पर और पोटेंशियल पर डायरेक्टली डिपेंड है तुम्हारा वर्क। ठीक है, और यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट? IR।
तो पुट कर दो v की जगह आई आर, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, फिर इन इक्वेशन 2 तो ये आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू v की जगह क्या आ जाएगा आई आर और ये है आई टी, इनको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। इसमें हम कहते हैं कि वर्क एनर्जी उतनी ही जितना करंट इंक्रीज होगा उसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज हो रही है, तो वो किस पे डिपेंड है कि करंट जितना आ रहा है उसका स्क्वायर, फिर कौन सी रेजिस्टेंस का कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है और कितने टाइम के लिए उसमें फ्लो करेगा करंट, तो तुम बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है। ठीक है ना, कि तुम्हारे पास एक डिवाइस है उसमें करंट आ रहा है, उसका स्क्वायर करोगे, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या है वो मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि उस डिवाइस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। मान लो वो डिवाइस तुम्हारा 1 आवर के लिए ऑन है तो टाइम हो जाएगा 1 आवर, लेकिन सेकंड्स बना लेंगे बात हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो इसका फॉर्मूला, ये वर्क हमारा निकल गया। अब इसमें हम चाहे तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे आर को तो भी निकाल सकते हैं v बाई आई करके, इसको मैं v बाई आई भी पुट कर सकता हूँ, फिर i से i काट सकता हूँ तो फिर से वही चेंज आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ये दोबारा घूम जाएगा फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला बेटा लर्न कर लो, वर्क के लिए वी आई टी और डब्ल्यू आई स्क्वायर आर टी, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क के। अब इसके बाद बात करते हैं पावर, क्योंकि वर्क है तो पावर की भी बात की जाएगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क तो तुमने निकाल लिया, उसको टाइम से डिवाइड करोगे टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क क्या था वी आई टी डिवाइड करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा वी आई। अब इसके बाद ये तो बेसिक फार्मूला हो गया, जैसे ये बेसिक फार्मूला था वर्क का एनर्जी का। अच्छा, इसमें एक और स्टेप भी याद करो। स्टेप क्या याद करना है, इसकी जगह पे ही याद कर लो। यहाँ पर जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ये तुमने रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में किया था कि जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जो करंट होता है वो स्टॉप नहीं कह सकते, स्लो डाउन हो जाता है व्हेन इट विल पास थ्रू द कंडक्टर। जब वो कंडक्टर में से पास होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, कोलिजन्स मैंने बताया था, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब चार्ज क्रॉस करता है कंडक्टर को तो टक्कर मारता है, कोलिजन्स कर रहा होता है विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बेटा वहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, तो हीट एनर्जी को वो क्या करेंगे, वो इस है तो वो भी एनर्जी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क। तुम्हें तो यही वाले फॉर्मूलाज लगाने हैं एनर्जी के लिए, तो यहाँ पर तुम H भी लिख सकते हो, H भी मिलेगा, इसको ऐसे भी मिलेगा तुम्हें बुक्स में, H स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, किस किस पे डायरेक्टली डिपेंड है, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। ये नोट्स में बहुत पॉइंट्स बना बना के मैंने लिखवा रखा है, तो ये तुम नोट्स चेक करना और नोट्स में देखना जो तुम्हें नोट्स सेंड किए हुए, तो उसमें ये पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन मैंने यहाँ पे तुम्हें करके दिखा दिया, तुम इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, बात कर रहे हैं हम पावर की, ये H वाला वर्ड समझ आ गया, हीट एनर्जी के लिए H लगा रहे हैं, तो W भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हीट एनर्जी इंडिकेट करना चाहिए। तो पावर को यहाँ पर देखते हैं, पावर का मतलब होगा वर्क अपॉन में टाइम। वर्क ये आ चुका तुम्हारा वी आई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी आई आ गया। अब दोबारा से इसके बेसिक फॉर्मूले को चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, कि तुम्हें गिवन डेटा क्या क्या है। अगर पोटेंशियल और करंट दिया हुआ है तो वर्क का पावर निकाल लो, और अगर मान लो जो दोनों गिवन नहीं है, कुछ और गिवन है, तो देखो क्या होगा। फिर से वही यूजिंग ओम्स लो, ओम्स लो को यूज करते हैं इसमें भी, V इज इक्वल टू व्हाट आई आर, फिर से V को पुट करो, P क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर। अब करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तब भी पावर निकल जाएगा, पोटेंशियल गिवन नहीं है, तो समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी मैंने V में पुट किया था, अब मैं I को पुट कर सकता हूँ। तो I को पुट करने के लिए क्या बन जाएगा, यहीं से मैं I को ले सकता हूँ क्या, V बाई आर। तो मैं यहाँ पे अगर I को पुट करता हूँ तो एक तो ये पावर बन चुकी है, दूसरा फॉर्मूला बनेगा V को एज इट इज लिख दो, I को पुट करो V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर आ जाएगा, एक ये फॉर्मूला। तो टोटल तुम्हारा ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। बेसिक फॉर्मूला जोड़कर तुम्हारे 3 फॉर्मूला बन गए पावर के। पोटेंशियल गिवन है बट रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा।
वो क्वेश्चन पढ़ के न्यूमेरिकल पढ़ के तुम्हें पता चलेगा। अब तुम्हें जो असाइनमेंट मिली है उसे प्रैक्टिस करो, मैं नहीं करवाऊंगा। एक बार दिमाग लगाओ, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। सॉल्यूशन की वेट मत करना कि तुम्हें सुबह सॉल्यूशन दिए जाएंगे, उससे पहले ही उसको असाइनमेंट को सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे शाम तक मेरे पास वो असाइनमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल सॉल्व करवा दिया था जो मुझे लग रहा था कि नहीं वो थोड़ा कंसेप्ट ही डिफरेंट है, तो वो करेंगे और मुझे सेंड करेंगे शाम तक। तो ये बेटा अच्छे से करना, ये फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 2-3 क्वेश्चन तो मैं अभी करवा ही रहा हूँ तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा हिंट देने के लिए। तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूले 2 बता दिए मैंने तुम्हें, जूल्स लो बता दिया, पावर को कैसे यूज़ करना है वो बता दिया, ये पावर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पावर पोटेंशियल और करंट में है, ये करंट और रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में। तो समझ आ रहा होगा, ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा खुद देख सकते हो आई स्क्वायर आर है, इसको अगर मैं टी से डिवाइड करूँगा तो वही हो जाएगा ना, फिर आई स्क्वायर आर बच जाएगा। क्योंकि जब मैं वर्क को टाइम से डिवाइड करता हूँ, ये वर्क है ना, तो टाइम से डिवाइड करूँगा, टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते रहना बेटा, करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दबा एक बार इतना कुछ कर लो, डंका बजा दो फिजिक्स का। बहुत इजी है, इंटरेस्ट लो, फील लो फिजिक्स पढ़ते टाइम, मजा आ जाए। ताकि एक बार इंटरेस्ट क्रिएट करो, फील क्रिएट करो, बाकी हम बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब इसमें क्या करना, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम साथ साथ लिख लेना, ठीक है। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, उनको साथ साथ तुम्हें लिखते चले जाना है। हाँ जी बेटा, एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा, ये 2007 में आया भी हुआ है सीबीएसई में, बोर्ड में। एनसीईआरटी की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना बेटा, नेक्स्ट वीक से हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट होने जा रही है, वो भी तुम्हें स्टार्ट करनी है। ओके, नाउ राइट डाउन, ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो वैसे। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड विद 100 वाट। हाँ बेटा, सबसे पहले वही मैं बार बार रिपीट करता हूँ पॉइंट्स को, न्यूमेरिकल करने का मेथड क्या होता है, बता सकते हो क्या मेथड होता है न्यूमेरिकल करने का? आंसर है स्टार्ट कहाँ से होता है न्यूमेरिकल, ये बताओ, गिवन डेटा से, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो उसके हमें मार्क्स मिलते हैं। कई बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं बस गिवन डेटा ही लिख के आ जाएंगे, मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन दूसरे कईयों से तो गिवन डेटा ही नहीं निकलता, क्वेश्चन में दिया गया यही नहीं समझ आते। क्योंकि जिसने गिवन डेटा समझ लिया, जिसने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया कि क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, तो डेट मीन्स तुमने तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर दिया, फिर सिर्फ रह गया फॉर्मूला लगाना। जिसको ये सब कुछ पता लग गया तो फॉर्मूला अगर लर्न है तो बस आंसर निकल गया, समझो उसका। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 watt, watt means power। तो गिवन डेटा, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, चलो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 watt, कोमा 220 volt, 100 watt था, watt W कैपिटल W, कोमा 220 volt, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड फॉर 5 hours daily। इट इज यूज्ड फॉर 5 hours daily। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन। इट इज यूज्ड फॉर 5 hours daily, फुल स्टॉप। कैलकुलेट, कैलकुलेट पार्ट नंबर 1, सब पार्ट बनाओ, ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है और बी में क्या कैलकुलेट करना है। तो पार्ट ए में लिखो कैलकुलेट में, पार्ट ए में इट्स रेजिस्टेंस व्हाइल ग्लोइंग, उसकी रेजिस्टेंस बतानी है जब वो ग्लो कर रहा हो। सेकेंड पार्ट में लिखेंगे बेटा एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, इन किलोवाट आवर पर डे। अब जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही ना, उससे मेरी रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, देखो जिसको समझ आ रही है वो अपने आप को खुद शाबाशी दे दो, अपनी पीठ थपथपा लो, और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई, सर ने ये लिख दिया, वो एक काम करो, अपने गाल पे थोड़े से थप्पड़ मार लो, प्यार प्यार से नहीं, खींच खींच, ठीक है। अभी मैं तुम्हारी तरफ, या मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, क्लास में नहीं है, जब आएंगे फिर मैं अपना काम पूरा करूँगा। डांस वाला तो चैलेंज है ही, हमारा डांस करना है ना हमने, ठीक है।
तो उस चैलेंज के साथ साथ थोड़ा सा ये चैलेंज भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको समझ आ गया, जिसके माइंड में बात क्लिक कर गई, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये पूछता हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि ये एनर्जी है या फिर ये पावर का यूनिट है? ये किसका यूनिट है, एनर्जी का या पावर का? तो आंसर है ये एनर्जी का यूनिट, पावर का नहीं है। और ये एक कमर्शियल यूनिट है। कौन सा यूनिट है? कमर्शियल। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ो ना, बी पार्ट में क्या लिखा है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ किलोवाट आवर पर डे। ठीक है, यहाँ पे किलोवाट आवर है, आर का मतलब टाइम, टाइम डिवाइड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखो ना, पर डे। तो ये क्लास 9th में एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे, क्लास 9th की सबके पास होगी, क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक। इसलिए मैं कह रहा था कि अपने मुंह पे थप्पड़ लगाएंगे दो चार वैसे कम बता रहा हूँ, थोड़े ज्यादा लगाएंगे। तो किलोवाट पर आर बोल गया मैं, सॉरी, किलोवाट आर जो है, अब ये ना कि नजर आप अपने मुंह पे भी थप्पड़ लगाओ, इतनी तो गलती चलती है। किलोवाट आर एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में लास्ट में जो पावर है, पावर में कमर्शियल यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, हमने करा भी था, क्लास में सॉल्व किया था ऑन द बोर्ड। तो मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मैं अपनी क्लास को बहुत अच्छे से जानता हूँ और कुछ सेक्शन को तो बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ इट। तो फिर करते हैं स्टार्ट की ये एनर्जी क्यों है। पावर का फॉर्मूला लेंगे बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क का मतलब हो गया एनर्जी, पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी का जो यूनिट रहता है जूल होता है, तो एनर्जी का यूनिट ऐसे बनेगा वॉट इनटू में टाइम का यूनिट बनता है सेकंड, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड, डब्ल्यूएस। तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे कमर्शियल यूनिट चाहिए, तो वॉट का जैसे मान लो कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है, के लगाना है, किलो लगा देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा किलो वॉट। अगर ये वाला यूनिट हैवी होगा फिर इसको भी आवर में बदल देंगे, तो ये होता है बेटा किलो वाट आवर। ठीक है ना, इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, एक कितने जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, ये भी हमने किया था। तो 9th क्लास के सारे बुक्स ओपन करके इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि अगर मेरे पास पावर और टाइम के यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मीन्स पावर और टाइम के यूनिट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। तो पहला पार्ट है इसका, क्या पार्ट है पहला, कि मुझे रेजिस्टेंस सॉल्व करनी है। रेजिस्टेंस के बाद मुझे एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। बी पार्ट है ना मेरा ये, एक मिनट क्वेश्चन एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर पर डे, ये हमें निकालना है। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को हम अपने, फिर हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि गिवन डेटा तो बहुत जरूरी है, गिवन डेटा नहीं पता होगा तो मैं फार्मूला सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे कौन कौन से फार्मूलाज लगाने हैं। फार्मूलाज तो मेरे पास बहुत सारे हैं ना, पावर के भी 3 फार्मूलाज हैं, एनर्जी के भी 2-3 फार्मूलाज हैं, तो फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो देख लेंगे। तो गिवन डेटा में बेटा हमें गिवन है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मास पावर P 100 वाट, गुड, पोटेंशियल V 220 वोल्ट, it is used for 5 hours daily, time given है 5 hours। ये मेरा गिवन डेटा है। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस निकालना है पार्ट ए में। तो पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो ठीक है, पावर का फॉर्मूला ढूंढ लो जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात की जाए। पावर का फॉर्मूला होता है V × I। ठीक है, अगर मैं I को चेंज कर देता हूँ, ओम्स लॉ लगा लेता हूँ, ये बेटा फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे तुम्हें भी। ओम्स लॉ में मैं क्या करता हूँ, V = IR होता है, तो दिस इंप्लाइज I = what, V/R। तो इसे पुट कर देते हैं यहाँ पे पुट करो इसको, पावर का फॉर्मूला लग जाएगा V²/R। V P गिवन है तुम्हें, V गिवन है, R निकाल लो, R = V²/P। V कितना है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय 100 वाट।
ये बेटा तुम्हें गिवन है रेजिस्टेंस, इतने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस आ गई तुम्हारी। ये तुम्हारे जो बल्ब दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है, उसकी ये बेटा रेजिस्टेंस है 484 है, सबको पता ही होगा ना 22 क्या होगा, 484 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 484, लिखना लिख लो चाहे 484। अब इसके बाद हमें ये समझ आया ना कि मैंने देखो फॉर्मूला सेलेक्ट कैसे किया, मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए मैंने सारा स्टेप कर लिया कि पावर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिया, फिर ओम फ्लो लगाकर चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू नीड कि मेरे पास पोटेंशियल गिवन है और मेरे पास पावर गिवन है, तो मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा इस फॉर्मूले में से। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, पर वो एनर्जी कमर्शियल यूनिट में निकालनी है और एक सिंगल डे की निकालनी है। टाइम भी हमें पता हुआ है कि वो 5 आवर्स के लिए डेली ग्लो कर रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, तो आंसर है बहुत सिंपल फार्मूला होगा। क्यों सिंपल फार्मूला होगा, अभी अभी तो बेटा मैंने लिखा था यहाँ पर एनर्जी को कैसे निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन में टाइम, तो एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी को कैसे निकालते हैं, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर गिवन है, टाइम भी गिवन है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। पावर गिवन है बेटा 100 वॉट, बहुत ही बढ़िया, मल्टीप्लाई टाइम है बेटा 5 आवर है, ये वॉट है, तो ये हाँ इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ये वॉट और इसको आर लिख लेता हूँ। वैसे तो कैलकुलेशन में यूनिट्स नहीं लिखते होते, तो वो तब नहीं लिखते जब यूनिट सेम चले। अब ये वॉट है, छोटा यूनिट है, ये आर कैपिटल यूनिट है, बड़ा यूनिट है, तो इसलिए पहले मैं इसको कैपिटल बनाऊँ, बड़ा यूनिट बनाऊंगा, उसको भी चेंज करना होगा तो करेंगे। आंसर इसको चेंज नहीं करेंगे, क्यों, हमें आंसर चाहिए आर में, ये तो ठीक है, बट वॉट को चेंज करेंगे, किलो साथ लगाएंगे। तो वॉट को किलो में कैसे चेंज कर सकते हो कि 100 वॉट में कितने किलो वॉट होंगे, जैसे मैं कहता हूँ 100 ग्राम के अंदर कितने केजी होगा, समझ रहे हो ना, 1000 से डिवाइड करके, तो इसको भी हम क्या करेंगे बेटा 1000 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस आंसर तो देखो निकल चुका है, एनर्जी पावर इनटू टाइम आ चुका है, ठीक है, पर ये वॉट आर आ रहा है, या तो इसको सेकंड बनाओ, छोटे यूनिट के साथ छोटा यूनिट लगा लो, बट वो कहते हैं कि नहीं हमें कमर्शियल चाहिए, तो इसको फिर किलो बनाओ। तो ये किलो कैसे बनेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, अब ये किलो वॉट बन गया, साथ में 5 को मल्टीप्लाई, तो ये कंप्लीट आ गया क्या 5/10, दैट मींस 0.5 एनर्जी है जूल। इतनी एनर्जी वो 5 घंटे में क्या करेगा, और सॉरी, ये जूल नहीं होगा, इसको लिखेंगे क्या हम, किलोवाट आवर, एनर्जी का ये यूनिट लगाएंगे किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी वो मतलब हाफ यूनिट चल चुका होगा, आधा यूनिट वो चलेगा। चलो 10 घंटे के लिए अगर हमारा बल्ब ऑन रहा तो 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा। ये यूनिट वाला पॉइंट भी तुमने 9th क्लास में पढ़ा है कि इतने यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है। ये आज का होमवर्क है, रिवाइज करेंगे 9th की बुक ओपन करके, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ बेटा, तो राइट डाउन, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुम खुद भी करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ढूंढने हैं। अब तो वैसे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी में जंप करें। लास्ट आता है ये ओम फ्लो, ओम फ्लो कह रहा हूँ, जूल फ्लो। हीटिंग इफेक्ट रहता है, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक क्वेश्चन लिख लो प्रैक्टिस के लिए, वो खुद करेंगे, मैं नहीं करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट लिखो ए पार्ट, नेम द यूनिट यूज्ड इन सेलिंग, नेम द यूनिट यूज्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंज्यूमर्स। कहता है जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेल करते हैं कंज्यूमर्स में, जैसे गवर्नमेंट सेल करती है हमारे को, हम कंज्यूमर हैं गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, तो वो कौन सी यूनिट में हमें प्रोवाइड करती है, तो आंसर है वो कमर्शियल यूनिट में। इस यूनिट में एनर्जी है, एनर्जी पूछ रहा है वो किलोवाट आवर, पहले का तो आंसर मैंने दे दिया, सेकंड का तुम खुद करोगे। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, नेम द यूनिट, यूनिट का नाम बताना है, यूज्ड इन सेलिंग, यूज्ड इन सेलिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंज्यूमर्स। सेकंड पार्ट बनाओ,
two lamps, one rated 100 watt, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt, and the other 40 watt at 220 volt are connected in parallel. दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया बेटा, ध्यान रखना। 2 और 220 वोल्ट मेन सप्लाई। मैं यहाँ तक फिर से रिपीट कर रहा हूँ बी पार्ट को। 2 लैंप्स, one rated 100 watt at 220 volt and the other 40 watt at 220 volt are connected in parallel to a 220 volt main supply. Full stop. Calculate the electric current drawn from the main supply. तो ये तुम्हें बेटा करना है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ 7/11 एम्पियर आएगा। आंसर आएगा इसका, करंट तुम्हें निकालना है 7/11 एम्पियर। आंसर नोट कर लो, कोई होमवर्क है ये तुम्हारा। इसके बाद बेटा हीटिंग इफेक्ट आता है। हीटिंग इफेक्ट में तुम्हें शायद समझा चुका हूँ, चलो अगर नहीं भी समझा तो समझ लेते हैं, क्योंकि उस पर ना लॉजिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर हम। तो हीटिंग इफेक्ट, कोई कंडक्टर जिसमें से करंट क्रॉस कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो गर्म क्यों हो जाता है? ये मैंने तुम्हें बताया था कि उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन होती हैं। ठीक है, एक चार्ज जब चल रहा होता है तो चार्ज के चलने के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन वो आगे कोलिजन के कारण रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। अब स्टॉप करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइट एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टॉप करेगा तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर से बैटरी, तो उसे कॉन्टिन्यूसली हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है कंडक्टर, तो वो बैटरी में से दोबारा से चार्ज एनर्जी गेन कर लेता है, फिर चलना शुरू हो जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी बनती है, फिर से वो आगे दोबारा कोलिजन कर लेता है किसी दूसरे एटम के साथ ऑफ द कंडक्टर, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कन्वर्जन चलते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बार-बार हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो बहुत सिंपल है कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा दोगे जितनी ज़्यादा टाइम तुम काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करोगे उतना कंडक्टर गर्म ज़्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा टाइम काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। तो हमारी हीट एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। नंबर ऑफ कोलिजन्स का मतलब मैंने तुम्हें बता रखा है रेजिस्टेंस को ही हम नंबर ऑफ कोलिजन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट फ्लो, करंट के लिए फ्रिक्शन अपोज करेगा करंट के फ्लो को। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी में, जब चार्ज फ्लो करेगा उसमें जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो कंडक्टर बहुत गर्म होना शुरू होता है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हमारे लिए बुरा भी है और अच्छा भी है। बुरा क्यों है? ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस कैसे हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ये हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है, और वो हमारे यूज़ की नहीं रहती है। एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगी तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अब हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, वायर से सप्लाई आ रही है, पीछे हमारे पोल से, ट्रांसफार्मर से जो वायर्स आ रही हैं, जब वायर्स में करंट फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन तो होगा ना, फ्रिक्शन इन द सेंस रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि कोलिजन होंगे रास्ते में। तो वहाँ पोल से लेकर तुम्हारे घर तक आने में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगे, और वो जो कंडक्टर है, वो जो वायर है, वो गर्म हो रही होगी, वो गर्म हो जाएगी हीट एनर्जी के कारण। ठीक है, तो डैट मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं जब पोल से एनर्जी स्टार्ट हुई चलनी, तुम्हारे घर तक पहुँचने में कुछ लॉस हो चुका है। किस फॉर्म में लॉस हुआ? हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया। तो इस टाइप से इसके ड्रॉबैक्स है कि लॉस हो जाता है एनर्जी का जब वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण हमारे किसी यूज़ में नहीं आती वो हीट एनर्जी, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, हम उसको वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे को यही हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करो, जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो हमारे लिए कभी कभी यूज़फुल होता है। क्यों यूज़फुल होता है? हम सुबह सुबह जो कपड़े डाल के आते हैं उनको प्रेस करके आते हैं, तो प्रेस कैसे करते हैं? गैस के ऊपर गर्म तो नहीं करते, या कॉल वाली प्रेस भी नहीं करते। घर पे हम क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं।
हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया प्रेस में, प्रेस गर्म हो गई। तो दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज द मेन एप्लीकेशन, मेन एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारे इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट्स हैं। अब हमारे लिए यूजफुल मैं उनको बता रहा हूँ क्यों कैसे यूजफुल है। अब उस प्रेस के अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है जिसमें करंट जा रहा है, उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस बहुत हाई लेवल पर हाई है, एक हाई लेवल वाली हाई रेजिस्टेंस है उसकी, समझ रहे हो, हाई लेवल वाली हाई रेजिस्टेंस। इतनी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है कि करंट को बहुत ज़्यादा रोक रही है, करंट को बहुत ज़्यादा रोक रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसके कोलिजन्स हो रहे हैं, वो चार्ज को निकलने नहीं दे रही, बार बार टक्कर हो रही है चार्ज की। तो वो जो एलिमेंट है जो इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है करंट को, वो करंट के फ्लो होने के कारण उसके अंदर स्पीड बहुत कम हो जाएगी, करंट के फ्लो होने की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वो कंडक्टर बहुत गर्म हो जाएगा। क्यों? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा करोगे, जितने कोलिजन्स बढ़ाओगे, उतनी तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी ही होगी। तो वो एलिमेंट जो लगाया हुआ है हमने अपने प्रेस के अंदर, आयन के अंदर, अगर मान लो वो बहुत गर्म हो गया, करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है और उसमें से पास नहीं हो पा रहा इजीली, बहुत स्लो पास हो रहा है उसमें से, पीछे से सप्लाई तो बराबर आ रही है लेकिन आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है, तो वो करंट कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी बन बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट के पास जो एलिमेंट का अपना मटेरियल है, उसको, उस मटेरियल को इतनी हीट एनर्जी सहन करने की, बेयर करने की पावर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एलिमेंट गर्म हो गया और इतना गर्म हो गया कि खुद मेल्ट हो गया, खराब हो गया। क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को गर्म करते हो ना, तो 9th में भी शायद तुम पढ़कर आए होगे कि उस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है, और वो चीज़ मेल्ट भी हो जाती है। तो मेल्ट हो सकता है वो, या फिर ऑक्सीडेशन से खराब हो सकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जंग लगना, ऑक्साइड बनना, जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन को रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वो एलिमेंट हमारा खराब हो सकता है ज़्यादा हीटअप करने से, और या फिर वो मेल्ट होकर भी खराब हो सकता है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है ये इन पॉइंट्स पे ध्यान देना कि ऐसा एलिमेंट यूज़ करना है जो गर्म भी हो, लेकिन वो गर्म होने के कारण मेल्ट ना हो, ऑक्साइड ना बनने दे, अपना रिएक्शन ना करे ऑक्सीजन के साथ, और खुद वो खराब ना हो जाए ऑक्सीडेशन करके। तो इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम प्योर मेटल को यूज़ नहीं करते बेटा। अगर तुम प्योर मेटल को यूज़ करोगे तो प्योर मेटल के अंदर पहला पॉइंट तो कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें, मिलेगा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटल्स है, कुछ मेटल्स अच्छे से करंट को कंडक्ट नहीं करते, मैं मान सकता हूँ, जैसे आयरन है। आयरन इज नॉट अ गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी लाइक या देन कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। तो प्योर मेटल को हम यूज़ क्यों नहीं करते? तो उसका कुछ रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। दूसरा, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये गर्म होने के बाद खुद खराब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, या फिर ये ऑक्साइड बना लेगा, खत्म हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मेटल है तो रस्टिंग हो जाएगी। तो हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं फिर? क्योंकि हमें हीटिंग इफेक्ट यूज़ करना है, हमने उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? हमने प्रेस बनानी है, हमने इलेक्ट्रिक ब्रेड टोस्टर्स बनाने हैं, हमने गीज़र बनाने हैं, हमने हीटर बनाने हैं। तो हीटर, गीज़र, ब्रेड टोस्टर्स, ये सब क्या हैं? ये हमारे करंट के हीटिंग इफेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, प्योर मेटल यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एलॉयज़ का। एलॉयज़ क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर प्योर मेटल, 1 या 2 से ज़्यादा प्योर मेटल का मिक्सचर होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम से इन्हांस हो जाती हैं, बहुत एडवांटेजेस इसके साथ प्लस हो जाती हैं। कैसी एडवांटेजेस प्लस हो जाती हैं? एलॉय सबसे पहले तो बहुत हार्ड होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ प्योर मेटल से नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा होती है, टूटता नहीं आसानी से एलॉय, मेटल टूट जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और रेजिस्टेंस तो हमने बढ़ानी है क्योंकि हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस देंगे उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, तो जितना तुम करंट को रोकोगे वो कंडक्टर उतना गर्म हो जाएगा। तो एलॉय के स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये बहुत गर्म हो जाते हैं। अब गर्म भी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म भी हो जाते हैं, लेकिन ये खराब भी नहीं होते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्योर मेटल से बहुत हाई होता है। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। अगर मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई होगा तो डेट में वो जल्दी से मेल्ट होगा ही नहीं। ठीक है ना, और दूसरा
एलॉयज में कभी जंग नहीं लगता, इन द सेंस क्रोजन नहीं होता, इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते एलॉयज, ठीक है ना। तो जैसे हमारे व्हीकल्स में एलॉय लगे होते हैं, वो एलॉय यही होते हैं, उनमें हम प्योर मेटल यूज़ नहीं करते, प्योर मेटल यूज़ करेंगे उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और दूसरा प्योर मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जो टायर है, टायर के अंदर एलॉयज लगाए जाते हैं। तो एलॉयज का क्या होता है कि एलॉयज में एक तो रस्टिंग नहीं होगी, क्रोजन नहीं होगा, रस्टिंग सिर्फ आयरन में यूज़ करनी है, वैसे नहीं बोल सकते रस्टिंग। तो एक तो इनमें क्रोजन नहीं होगा, दूसरा इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इनका क्या बेनिफिट होता है कि इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, गर्म हो जाते हैं। उसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इतने गर्म होने के बाद ये ऑक्साइड नहीं बनाते, क्रोजन नहीं होते। तो ये सारे बेटा इफेक्ट्स तुम्हें याद रखने हैं कि हमें कौन से एलॉय, किस टाइप का एलॉय यूज़ करना है या फिर प्योर मेटल यूज़ करना है। ये नोट्स में तुम्हें मिलेंगे, पॉइंट्स पढ़ो, नोट्स को आज अच्छे से पढ़ो करो। तो हैव अ नाइस डे। कल से फिर हम बेटा एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, तो कीप इट अप, कुछ करो अच्छे से। बाय बेटा।